नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर और नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और सबसे पहले बात उस खबर की जो दिन के उजाले में काला खेल चल रहा है। जी हां, झारखंड की बात कर रहे हैं जहां अवैध बालू खनन का खेल जोर शोर से चल रहा है और अक्सर सरकार पर आरोप भी लगते रहते हैं। एक बार फिर आरोप लगे अवैध खनन को लेकर और 6 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। अवैध बालू खनन का खुलेआम यहां खेल चल रहा है। दिन के उजाले में काला खेल चल रहा है। गढ़वा, पलामू, दुमका, सरायकेला, खूंटी और पाकुड़ की इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि कैसे यहां अवैध बालू का खनन हो रहा है, वो भी सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे। और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। दिन के उजाले में खेल चल रहा है और इनको रोक पाना भी संभव नहीं है प्रशासन के सामने। और चलिए अब आपको दुमका की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर शासन प्रशासन और बालू माफियाओं का गठजोड़ किस तरह से चल रहा है वो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर बालू माफिया खुलेआम धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। उपराजधानी दुमका की अगर बात करें तो यहां पर शासन प्रशासन और माफिया का गठजोड़ इस कदर मजबूत है कि यहां बालू के अवैध खनन पर रोक लग ही नहीं रही। गोपीकांदर थाना क्षेत्र में बासलोई नदी से दिन में भी बालू का उठाव हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां के स्थानीय लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नदी के पानी पर निर्भर हैं। ऐसे में उन्हें ही बालू माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं नदी के तट पर पहुंची और बालू खनन के काम में लगे लोगों को खदेड़ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अब खनन माफिया रात के अंधेरे में खनन कर रहे हैं। गोपीकांदर के साथ जामा, रानेश्वरी, जरमुंडी, मुफस्सिल, मसलिया और टोंगरा में भी बालू का जोर शोर से अवैध खनन चल रहा है। अलग से जो है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग एंटी माइनिंग जो है कि इलीगल माइनिंग का एक टीम बना हुआ है और उसके टीम के अनुसार जो है कि हर एक जगह छापेमारी होती है। और देखिए, दुमका के बाद अब आपको खूंटी की तस्वीर दिखाते हैं तो जहां की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। यहां भी अवैध बालू का खनन हो रहा है। जी हां, खूंटी में कांची नदी है और इस कांची नदी से अवैध बालू की ढुलाई हो रही है और यहां से बालू को निकालकर रांची और जमशेदपुर भेजा जाता है। और सबसे हैरानी की बात कि दिन भर में 100 से ज्यादा हाईवा रांची और जमशेदपुर बालू लेकर जा रहे हैं। यहां भी बालू का पूरा खेल जो है पुलिस प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। बालू घाट की बंदोबस्ती होती तो ग्राम सभा में रॉयल्टी का पैसा जमा होता, गांव का विकास होता, लेकिन राज्य और केंद्र को राजस्व की प्राप्ति भी होती। लेकिन इसके बावजूद सरकार बंदोबस्ती क्यों नहीं कर रही है, यह बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। कोई भूमिका नहीं है, सरकार की भूमिका होना चाहिए। यहाँ पर 5 ही क्षेत्र में ग्राम सभा का आधिपत्य होना चाहिए और जिस राजस्व ग्राम से बालू खनन होगा वहाँ का 50% रॉयल्टी वहाँ के ग्राम सभा रखेगी और 50% केंद्र और राज्य सरकार रखेंगी। ये नियम होना चाहिए 5 ही क्षेत्र में। जब तक ये नियम लागू नहीं होगा अवैध तो होते रहेगा। सरकार का कौन सारा काम बन। खूंटी और रांची जिला का सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये कैनल रास्ता आप देख रहे हैं जो अड़की से निकलती है और इसके ठीक एनएच के किनारे उस साइड से रांची जिला के सोनाहातू और तमाड़ के इलाके से भारी पैमाने पर बालू की खनन होती है और बालू की खनन होकर सीधे हाईवे पकड़ते हैं और ये रांची और जमशेदपुर में सप्लाई होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितना इलाका दिख रहा है पूरे खूंटी जिला है पड़ता है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो पड़ेगा वो रांची जिला पड़ेगा। दोनों का फायदा बालू माफिया उठाते हैं और यहाँ से हाईवे पकड़ते हैं और रांची और जमशेदपुर पर तस्करी की जाती है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद सिंह। तो खूंटी और दुमका की तस्वीरें अनूप हमने दिखाई हैं और कमोबेश देखा जाए तो यही तस्वीर पाकुड़ की भी है जहां पर धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन चल रहा है। पाकुड़ के पाकुड़िया की बात करें तो यहां पर ब्रह्मणी नदी से माफिया बालू की बड़ी खेप को उठा रहे हैं और इसकी सप्लाई हो रही है बंगाल में। यहां बालू उठाव का खेल 24 घंटे चलता रहता है, यानी कि यहां रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी बालू माफिया बेखौफ होकर बालू का खनन करते हैं। ब्रह्मणी नदी के एक छोर पर झारखंड है तो दूसरे छोर पर बंगाल। बालू के इस खेल में पुलिस की चांदी कट रही है, यानी कि यहां भी शासन प्रशासन की मिली भगत है।
पुलिस यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोकती नहीं है और बैठे बिठाए उन्हें चांदी के प्लेट में नाश्ता पहुंच जाता है, यानी कि जो उनका हिस्सा होता है वो पहुंच जाता है। पाकुड़ जिले में बालू का खेल धड़ल्ले से चल रहा है और यह खेल रात और दिन को चलता है। पाकुड़ में अगर खास करके बालू उठाव की बात करें तो बासलोई नदी, ब्राह्मणी नदी और परगला नदी पर काफ़ी मात्रा में बालू का उठाव होता है। पाकुड़िया के ब्राह्मणी नदी के विभिन्न घाटों से बालू का उठाव किया जाता है और दिन रात 24 घंटा बालू का उठाव कर सीधे शॉर्टकट रास्ते से बंगाल पहुंच जाता है। यहाँ पर पदाधिकारी ना तो इस पर रोक लगा पाए हैं और न ही लगने की कोई संभावना नजर आ रही है। इस बाबत एसडीओ से बात की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह की वहाँ पर भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से काफ़ी मुश्किल है और इसकी जानकारी सरकार को दी गई है। वहीं अमड़ापड़ा के बासलोई नदी और महेशपुर के बासलोई नदी में धुआंधार बालू का उठाव हो रहा है। दिन को अगर बात करें तो सरकार के नियमों के अनुसार कागजात की बात तो कहते हैं लेकिन कुछ दिखा नहीं पाते हैं। रात के अंधेरे में लगातार बालू की ढुलाई होती है और अधिकांश बालू का ट्रैक्टर बंगाल चला जाता है। वहीं महेशपुर होते हुए हिरनपुर, कोटाल पोखर सहित दूसरे जिला में भी जाता है। यानी बालू का जो खेल है पाकुड़ में जोर शोर से चल रहा है और इस पर पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई भी बात कहने से इसलिए इनकार करती है कि उनका साफ कहना है कि खनिज पदार्थ से लोड वाहन को पुलिस कुछ नहीं कर पाती है और जिला प्रशासन के लोग इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। बालू का खेल कब तक रुकेगा, बालू से तेल कब तक निकलता रहेगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। और देखिए, बालू के अवैध खनन को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ये कह रही है कि बालू माफियाओं के साथ सरकार मिलीभगत के साथ चल रही है और यही वजह कि बालू के जो माफिया है वो बेखौफ हो गए हैं। में अवैध व्यापार जो है वो लगातार प्रगति कर रहा है। अब आप बालू की बात करें तो जल जंगल जमीन का नारा देकर सत्ता में आई झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के शासनकाल में जो जल का स्रोत है, नदियां हैं, उनके बेल्ट को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया। बड़े पैमाने पर बालू की इलीगल माइनिंग हो रही है और सारा कुछ प्रशासन और सरकार की शय पर हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम हो चाहे सीता सोरेन हो, ये हमेशा मुखरता से बात उठाते रहे कि सरकार में इलीगल माइनिंग का रैकेट चल रहा है। सिर्फ दुमका में सीता सोरेन ने आरोप लगाया था कि 700 इलीगल क्रशर्स और माइंस चल रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने तो बजाबता पकड़ा था कि एक दिन में 1000 से ज्यादा ट्रक बिना चालान दिए जा रहे हैं। तो पूरे तरीके से इस राज्य में बालू का, कोयले का अवैध व्यापार जो है उसका बड़ा खेल चल रहा है। तो हर जगह का हाल ऐसा ही है और बीजेपी ने कई आरोप लगाए तो जवाब भी आना लाजमी है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है और कांग्रेस का यह साफ कहना है कि जहां जहां से शिकायत मिल रही है वहां वहां कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के जो भी आरोप हैं वो झूठे आरोप हैं। आज निकल गठबंधन के सहयोगी साथी निकाल रहे हैं तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके यहाँ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारे विधायक या सांसदों ने अगर कहीं कोई गड़बड़ियां देखी है, पाई है, तो उन्होंने सामने रखा है और उसके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। ये नहीं है कि कोई सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह इन्वॉल्व हुआ करती है। ये हमारी गठबंधन की सरकार है जहां ऐसे माफियाओं के ऊपर पूरी तरह से सरकार की नजर है। स्पेसिफिक तो बताएं, कार्रवाई होगी। और हमारे न्यूज 18 के झारखंड एडिटर संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। संतोष, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता कि आप खुद खुली आंखों से सड़कों पर अवैध रूप से बालू लेकर जाते इन ट्रकों को नहीं देखते होंगे, हाईवा को नहीं देखते होंगे और आरोप भी सरकार पर लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिन के उजाले में यह काला खेल चल रहा है। आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन जो झारखंड पुलिस को जो सड़क पर होती है उसको रोक लगाना चाहिए, लेकिन अगर रोक नहीं लगा रही है पुलिस, अगर पुलिस इन गाड़ियों को नहीं पकड़ रही है, अगर बालू घाटों से जहां से बालू का, रेत का खनन हो रहा है रोक लगाया जा रहा है, तो इसमें जिला पुलिस, झारखंड पुलिस की मिलीभगत साफ दिखाई पड़ रही है। पुलिस अगर जिस जिले में अगर मुख्यमंत्री अगर टफ स्टैंड लेते
तो मुख्यमंत्री ये कह सकते हैं जिस जिले से एक भी ट्रक अगर बाहर निकलता है, एक भी ट्रैक्टर अगर बालू निकलता है, उस जिले के एसपी को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। देखिए झारखंड में एक भी रेत बालू का एक भी कण बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ये फैसला लेने में नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब है, दो मतलब निकलता है, या तो मुख्यमंत्री की मिलीभगत है, या तो मुख्यमंत्री इतना टफ स्टैंड लेना नहीं जानते, ले नहीं पा रहे हैं। अब ले नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे जो उनकी राजनीतिक वजह हो वो खुद मुख्यमंत्री समझें या फिर वो सत्ता पक्ष। संतोष, हम आपको रोकना चाहेंगे, वापस आपके पास आएंगे, हम वापस आपके पास हम आएंगे। एक खबर हम गढ़वा के दिखाना चाह रहे हैं। गढ़वा में भी कमोबेश यही हालात हैं। यहां तो बकायदा टास्क फोर्स बना लिया गया अवैध बालू को रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अवैध बालू खनन पर रोक नहीं लग पाई है। और यहां से जो नदियां हैं वहां से अवैध बालू का खनन हो रहा है, यहां तक यहां जल संकट भी मंडराने लगा है। जिले में बालू अवैध रूप से उठाव हो रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। बालू को उठाव होने से पानी का भी जिले में दिक्कत हो गया है। लगता है यहाँ के बालू नदी से समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग के बालू के लिए भटकना पड़ेगा। सरकार के द्वारा बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी जिले से भारी मात्रा में बालू का उठाव विभिन्न वाहन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें निश्चित ही कहीं न कहीं जिला प्रशासन की मिलीभगत से काम हो रहा है। और उसके कारण सबसे बड़ी बात की गढ़वा जिले के जल स्तर भारी नीचे जा रहा है। कंप्लेन केस कोर्ट में किया जाता है, तो कारगर ढंग से यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जिला में पूरी तरह से अंकुश लगाया गया है, और अभी इस तरह के जहाँ भी देखा जाता है पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है, खनन विभाग के द्वारा किया जाता है, वन विभाग के द्वारा की जाती है। मन अपने अपने स्तर से कार्रवाई कर से लोग लगाया जाता है। रही बात है कि अवैध खनन छिटपुट होती रहती है ना, उस पर तो देखिए तमाम जगहों पर यही हालात है। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, जो बातें अधिकारी कह रहे हैं कि बंदोबस्ती की जाएगी, अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है। हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, बंदोबस्ती नहीं की जा रही है। सरकार को जहां राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो वहीं बंदोबस्ती नहीं होने से बालू माफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। क्या माना जाए संतोष, क्या जो पैसे मिलीभगत से मिल रहे हैं वो राजस्व से ज्यादा है, या फिर इच्छा शक्ति में कहीं कमी है सरकार की? देखिए, दिखाई तो कुछ ऐसा ही पड़ रहा है कि सरकार की इच्छा शक्ति में कमी दिख रही है। अगर सरकार चाहती, मैं जैसा पहले कह रहा था कि सरकार अगर चाहती तो एक भी कण, एक ट्रैक्टर की बात तो बहुत दूर की बात है, एक भी कण बालू यहां से बाहर नहीं जाता। अगर सरकार चाहे, जिस इलाके से अगर दिख जाता एक भी ट्रैक्टर निकलता है, उस जिले के एसपी को इमीडिएटली निलंबित कर दिया जाए। उन तस्वीरों को देखने के आधार पर आप देखिए कि उस एक भी कण बालू बाहर नहीं जा पाए। गढ़वा की बात कर रहे हैं, गढ़वा का बालू की अगर आप चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यहां से सप्लाई किया जा रहा है, तो बिहार के कई जिलों में सप्लाई वहां से जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के लिए पाकुड़ की तरफ से, तो पूरे झारखंड में लगभग हर एक जिले की आप बात करें तो वहां पर बालू का उत्खनन हो रहा है, और ये उत्खनन बिना सरकारी मिलीभगत से संभव नहीं है। और यहां तक सरकारी मिलीभगत सरकारी अधिकारियों की ही बात नहीं है, साथ में यहां पर जो सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता हैं उनकी भी दबंगई देखने को मिल रही थी। कई जगह पर ऐसे ऑफ द कैमरे की बात अगर करें तो ये बात चर्चा में रहती है कि बिना पार्टी के कार्यकर्ता, बिना विधायक को चढ़ावा चढ़ाए एक भी ट्रैक्टर नहीं निकल रहा है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है। राज्य की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ने के पीछे की वजह उसमें से एक ये भी है। खनिज संपदा की लूट के पीछे राज्य सरकार की मिलीभगत और राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत, पुलिस की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। अब ऐसे में खजाना खाली होने की बात कही जा रही है, तो अब जनाब खजाना कैसे खाली होगा? हम और आप अक्सर किताबों में ये पढ़ते थे कि झारखंड में 40% से ज्यादा भारत का खनिज पदार्थ है। अब ये सारे खनिज अगर प्राकृतिक जो संपदा है, इसकी अगर इसी तरीके से लूट होती रही तो जेबें किसकी गर्म होंगी? जेबें हमारे सरकार के खजाना भरेगा नहीं, बल्कि जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं ठेकेदार और जो मिली भगत के जो इस सिंडिकेट के पार्ट हैं, उनकी जेबें भरेंगी। तो अब सरकार को इसमें टफ स्टैंड उठाना पड़ेगा। अगर उनके लोग इसमें शामिल हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार को एक नजीर पेश करना पड़ेगा कि प्राकृतिक संपदा को लेकर सरकार कितना गंभीर है। अगर इसी तरीके से लूट चलती रही तो सरकार की कथनी और करनी में दोनों में फर्क दिखाई जो जमीन पर पड़ रहा है वो अब लोगों की जबान पर चढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, कुछ तस्वीर ऐसी ही दिखाई दे रही है और कमोबेश हर जगह की तस्वीरें ऐसी ही हैं। बात अगर हम पलामू की कर ले तो पलामू में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां पर
पुलिस की मिली भगत से जबरदस्त तरीके से बालू का अवैध खनन हो रहा है। यहां पर भी नदियों के अंदर से बालू निकाला जा रहा है, बालू का उठाव हो रहा है और इसमें मिली भगत पुलिस की होती है, स्थानीय थाना की होती है। मेदिनीनगर सदर प्रखंड के अमानत नदी और रेहला के कोयल नदी से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन हो रहा है। रात के अंधेरे में बालू माफिया खनन करते हैं। दोनों ही जगहों से कुछ ही मीटर की दूरी पर थाना है, लेकिन बालू के इस काले खेल पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां भी पलामू में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन चल रहा है। हमारे साथ संतोष लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, सवाल यही है कि क्या झारखंड सरकार सिर्फ पोस्टिंग के और ट्रांसफर के खेल में उलझी हुई है, उनका ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा है? और सरकार यह मानती है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग जरूरी है, तो सरकार यह क्यों नहीं मानती है कि उन्हीं अफसरों के जिम्मे इस अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने की भी जिम्मेदारी है? जी हाँ, देखिए सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर खजाना खाली है तो खजाना इससे भी भरा जा सकता था। खजाना सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग से निजी खजाने नहीं भरे जाते हैं। आप अगर सरकारी खजाने की बात करते हैं तो सरकारी खजाना को इससे भी भर सकते थे, लेकिन इधर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। अब ऐसे में जब सरकार इस तरीके से पंगु हो गई है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो अब ऐसे में अब जो भी हमारी खबर को अगर जुडिशियरी में हाई कोर्ट के जजेस यहाँ अगर देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सो मोटो भी लिया जाएगा। हमने कुछ साल पहले इसी तरीके के एक दूसरे ही चैनल में खबर की थी कि किस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसको संज्ञान में सो मोटो लेते हुए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सभी माइंस को बंद करने का फैसला किया था, बैन लगा दिया था। तो उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से झारखंड में भी ये खनिज संपदा की लूट हो रही है, अगर जुडिशियरी में कोई भी देख रहा है, क्योंकि सरकार जिसकी जिम्मेदारी है प्राथमिक, वो अगर इस पर फैसला नहीं ले पा रही है, अगर सरकार ये नहीं सोच पा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि सो मोटो न्यायपालिका की तरफ से भी लिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो राज्य सरकार के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। इससे पहले अगर जुडिशियरी कोई कदम उठाए, उससे पहले राज्य सरकार को यह सोचना चाहिए कि उसको इस पर एक्ट करना चाहिए। बिल्कुल इलाके से जरूरत है सोचने की राज्य सरकार के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अनूप, बिल्कुल सरकार को यहां गंभीर होना पड़ेगा बालू खनन को लेकर, क्योंकि यहां पर न सिर्फ जो जमीन है उसको नुकसान हो रहा है, नदियों को नुकसान हो रहा है, बल्कि राजस्व को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारी रिपोर्ट के बाद सरकार जागेगी और इन पर लगाम लगाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात एक अच्छी खबर की करते हैं, और यह खबर उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी जो बिहार में बस से यात्रा करते हैं। जी हां, बिहार में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो गई है और आज से इसकी शुरुआत हुई और जो यात्री इस बस में बैठे उनके चेहरे खिल गए। यात्रियों ने कहा कि उनके लिए सफर बेहद शानदार है और इसका रोमांच भी बिल्कुल अलग है। इन यात्रियों से बातचीत की है हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। पटना के लोगों ने इलेक्ट्रिक बस से यात्रा की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जेडीयू कॉलेज की जो छात्राएं हैं उन्हें आज यह मौका दिया गया है सिंबॉलिक तौर पर, चूंकि आज इसका उद्घाटन हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में इन लोगों को पहले यात्रा करने का मौका दिया गया है। कुछ बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बात करें, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसे बस में आज पहली बार मैं बैठ रही हूँ। इस बस में ऐसे कभी भी एसी बोगी वाला जो बस था मैं भी नहीं बैठी थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं के लिए लग रहा है कि सुरक्षित है कि हाँ सर, बसों की अपेक्षा? ये सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस और इसमें हमें सीसीटीवी की भी सुविधा दी गई है, तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही अत्यधिक सुरक्षित है। और हम स्टूडेंट्स के लिए पॉल्यूशन फ्री, पटना में भी पॉल्यूशन फ्री जैसी चीजें लाना ये बहुत ही बड़ा पहल है। तो हम लोग इसके लिए अपने मुख्यमंत्री का बहुत ही अत्यधिक शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो बच्चे हैं वो काफी एक्साइटेड है आज के इस बस से। कितना सुरक्षित है और कितना कैसा फील कर रहे हैं आप इस बस में? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छा ही महसूस कर रहे होंगे। सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया तो अच्छा लग रहा है देखकर कि इतना हमारे बारे में सोच रही है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है सभी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बस में जिन लोगों से मैंने बात अभी तक की है उनका कहना है कि वो कहीं न कहीं सुरक्षित यात्रा है और सीसीटीवी और बाकी तमाम चीजें हैं वो इस बस में है। बस आज से शुरू हो रही है, पहली बार मौका मिला आपको यात्रा करने का। पर्यावरण की दृष्टि से और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बस कैसा लगा?
मेरे को बस बहुत अच्छी लगी। मेरा तो बस एक ही सवाल है कि मतलब ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि बस मतलब कुछ टाइम तक रहेगा, 2-3 मंथ, और उसके बाद बंद हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि एकदम कंटिन्यू रहे और ज्यादा तक अधिकतर होकर मतलब इसको गांव में चलाए जाए, क्योंकि गांव से जो बच्चियां पढ़ने आती है उनको बहुत तकलीफ होती है। अगर मनेर साइड से लेकर ये लोग बहुत गाँव से हुआ, तो अगर ये सब चलेगा तो हम लोग का टाइम का बचत होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा गाँव में चले तो ज्यादा हम लोग को बेनिफिट होगा। आप कहाँ से आती हैं? सर मैं राजीव नगर से आती हूँ। आम बसों में जितनी भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, उसकी अपेक्षा इस बस में कितना कंफर्ट? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये रोड पे चलेंगे तो उस टाइम होगा ही होगा। कितना सेफ्टी करेंगे लोग, उतना हमको नहीं लगता कि होगा। पहले तो कोरोना के कारण बोला गया था कि अलग अलग बैठे जगह बस नहीं खुलेंगे, फिर भी बस खुली। बिना मास्क के लोग भी फिर भी बैठते हैं, तो वही होगा जैसे नॉर्मल होता है। लेकिन फिर भी आई होप कि जितने पब्लिक हो वो अपना सेफ्टी के लिए अलग अलग बैठे हैं, मास्क कैरी करें, बस यही। पहली बार मौका मिल रहा है बस में बैठने का, इलेक्ट्रिक बस में। सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व की बात है जो हमारे देश में इलेक्ट्रिक बस आ रही है और हमेशा इसे रहना चाहिए बस। तो बिल्कुल काफी जो भी इस बस में आज यात्रा कर रहे हैं वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन लोगों की ये भी उम्मीद है कि बस कंटिन्यू हो, बस हमेशा चले, ऐसा न हो कि 2-3 महीना में चलकर यह बंद हो जाए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था, इसको लेकर माले ने प्रदर्शन किया है। माले ने इस लाठीचार्ज को लेकर विरोध जताते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई वो कहीं से भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि विधायकों ने, माले के विधायकों ने आज जोरदार हंगामा किया। माले का आरोप है कि सरकार के इशारे पर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गई। इस दौरान माले के विधायकों को टारगेट कर उनको पीटा गया। सरकार के सवाल पर प्रदर्शन कर रहे नौजवानों के साथ हम लोग नेतृत्व कर रहे थे, टारगेट करके मेरे ऊपर लाठी बरसाई गई। देखिए कल रात भर हम सो नहीं पाए हैं। पीएमसीएच के डॉक्टर के एडवाइस पे हमने एक्सरे कराया है, हम लोगों की गाड़ियां बकी गई है। 19 लाख रोजगार सरकारी नौकरी के सवाल पर नीतीश जी लाठी बरसा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। आप चलाओ, जितना लाठी चलाना है, आंसू गैस के गोले छोड़ना है, लेकिन बिहार के नौजवानों के रोजगार की आवाज, उनके सपना, उनकी संघर्ष को दबा नहीं सकते। और हम माले विधायक लाठी खा करके भी बिहार के नौजवानों की आवाज को बुलंद रखेंगे। और इधर लगातार महंगाई को लेकर भी प्रदर्शन जारी है। आरजेडी विधायकों ने आज महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। प्याज और सिलेंडर के साथ आरजेडी प्रदर्शन करती नजर आई। विरोध के दौरान आरजेडी की महिला विधायकों ने अपने सिर पर गैस का सिलेंडर उठा रखा था, वहीं पुरुष विधायकों ने अपने गले में प्याज की माला पहन रखी थी। आरजेडी के इस विरोध प्रदर्शन पर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। महंगाई बंद होगा नहीं तो होगा चक्का जाम, रोको महंगाई बंद होगा नहीं तो होगा चक्का जाम। लगातार गैस की बढ़ती कीमत और जो दूसरे घरेलू सामान हैं, प्याज हैं, उनको लेकर विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं आरजेडी के विधायक हैं, सर पे सिलेंडर रख के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्याज के माला जो है वो गले में टांग रखा है इन लोगों ने। तो हम सबसे पहले भाई वीरेंद्र से बात करते हैं, जानते हैं भाई वीरेंद्र जी किन बात महंगाई चरम सीमा पर है और 1 महीना के अंदर में 125 रुपया सिलेंडर पर बढ़ गया। रोज प्याज का दाम बढ़ रहा है, हर चीज का, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ रहा है और इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायिका जो लोग हैं, ये देखिए सिलेंडर, देखिए सिलेंडर अगर महंगा होता जाएगा तो फिर आदमी खाना कैसे बना पाएगा। इसलिए हम लोग सरकार के महंगाई के खिलाफ में आज हम लोग आंदोलन करने का काम। घरेलू गैस का इतना कीमत बढ़ गया है, 1 महीना में 125 रुपया बढ़ गया है। बताइए कैसे गैस पर खाना बनेगा, गरीब गुरबा कैसे गैस की खरीदारी करेंगे। और ऊपर से सब्सिडी भी नहीं मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो ये तो भ्रष्ट और महंगाई तो चरम सीमा तक पहुँच गया। इनका कहना है कि 1 महीने के अंदर में 125 रुपया जो है घरेलू गैस की कीमत में इजाफा हुआ है। प्याज के भी दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं।
प्याज के जो आंसू हैं वो महिलाएं रोने को मजबूर हैं। तो ऐसे में सरकार को बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना चाहिए और इसी मांग के साथ जो है आरजेडी के ये विधायक जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।